न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर दोस्तों हम बात करेंगे। हमारे साथ में मंडल आर्मी के अध्यक्ष अनिरुद्ध विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि देश में एक बड़ी यात्रा और एक बड़े आंदोलन की जो है शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा। दरअसल ओबीसी समाज के जो जिस तरह से तमाम मुद्दे हैं, कास्ट सेंसस का मुद्दा हो गया या मंडल कमीशन की जो सभी सिफारिशें हैं उनको पहुंचाने का, लागू कराने का, जातिवार जनगणना और पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन का प्रचार, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर के और जागरूकता को लेकर के जो है एक बड़ी यात्रा जो अगस्त 2022 से शुरू होकर जनवरी 2024 तक जो है चलेगी। करीब 17-18 महीने का ये एक बड़ा प्रोग्राम है। देश के कई राज्यों में और तमाम जिलों में जो है ये कार्यक्रम रहेगा। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से हम बात करते हैं, तस्दीक से, और समझना चाहेंगे अनिरुद्ध जी से कि इनका ये क्या मकसद है इस यात्रा का और इसके जरिए क्या कुछ ये करना चाहते हैं। साथ ही साथ इतना बड़ा जो ये प्रोग्राम है ये कैसे पॉसिबल होगा, इसकी क्या रणनीति है और क्या प्लानिंग है, वो भी हम समझना चाहेंगे। अनिरुद्ध जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज पर। और मेरा सवाल आपका जो आंदोलन है उस पर तो हम बात करेंगे ही। सबसे पहला कि जो मोदी सरकार है केंद्र में, वो एक बात दावे से कहते हैं कि मोदी जी खुद कहते हैं कि हम ओबीसी समाज से हैं और ओबीसी वर्ग के जो हक अधिकार हैं उनको लेकर के मोदी सरकार बहुत संजीदगी से काम कर रही है और तमाम तरह की चीजें वो गिना देते हैं, नीट का जिक्र करते हैं, तमाम तरह की जो चीजें हैं कि ओबीसी वर्ग का जो है वो उत्थान किया जा रहा है, तमाम मिनिस्ट्री तमाम तरह की चीजें बताते हैं। तो इस सरकार ये जो चल रहा है इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ओबीसी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा को मिल भी रहा है, जिसके चलते वो सरकार बना रहे हैं और वो खुद भी अपने आप को ओबीसी बताते हैं। तो इसमें कुछ क्लैश नजर आता है या सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है आपको? शुक्रिया सुशील जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। सुशील जी, जो आपका सवाल है मोदी जी का, मोदी जी जो है वो स्वजन्मा ओबीसी है, यानी कि वो खुद से ओबीसी बने हैं, ओबीसी पैदा नहीं हुए। ओबीसी पैदा होते तो उनको ओबीसी समाज का दर्द महसूस होता है। वो मेड इन मोदी खुद ही बनाए गए, खुद को उन्होंने खुद ही ओबीसी बनाया है, यानी कि वो मेड इन मोदी ओबीसी है ना। तो उनको समाज का कोई दर्द नहीं है। दिखावे की राजनीति प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, समाज को गुमराह करके, उनका वोट बैंक हत्या करके एक हद तक वो सत्ता तो हासिल कर रहे हैं, मुखौटे सामने लाकर के समाज को गुमराह कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति करके सत्ता में बने हुए हैं। कभी मंदिर मस्जिद, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी धर्म जाति के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करके समाज को गुमराह करके। हमारा समाज भोला समाज है, लेकिन जिस दिन ये जाग जाएगा और मोदी जी जो स्वजन्मा नीति के तहत ओबीसी बने हैं इनको गद्दी से उतार के फेंक देगा। और वो दिन दूर नहीं है कि जब मोदी जी को राजनीतिक सत्ता से और व्यवस्था से देश का ओबीसी समाज ही उनको ओबीसी का दावा करने के चलते प्रधानमंत्री बनाया है, हटाएगा। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि वो स्वघोषित ओबीसी है, लेकिन दिक्कतें क्या क्या फेस करनी पड़ रही है ओबीसी समाज को इस सरकार में? देखिए, ओबीसी समाज को इस ओबीसी प्रधानमंत्री वाली सरकार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो ना फेस कर रही हो। ओबीसी की आरक्षण के घोटाला सबसे ज्यादा होना शुरू हुआ तो इस स्वघोषित ओबीसी सरकार में। जाति जनगणना नहीं करवाई जा रही है तो स्वघोषित ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, है ना। कॉलेजियम क्रीमिलियर जैसे तमाम मसले हैं जहां पर ओबीसी को जिसके तहत रोकने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस लाया गया तो उसको घोषित ओबीसी प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें 8 लाख में कथित सवर्ण जातियां गरीब हो जाती हैं और 8 लाख में ओबीसी कथित अमीर हो जाता है। उसको आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन गरीब सवर्ण को आरक्षण मिलता है। ईडब्ल्यूएस पूरे देश में समान रूप से 24 घंटे के अंदर लागू होता है 10%।
लेकिन ओबीसी आरक्षण की जब बात होती है, आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, आप राजस्थान को भी देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ झारखंड को देख लीजिए, तमाम प्रदेशों को देख लीजिए, जब बात ओबीसी आरक्षण की आती है तो आंकड़े खंगाले जाते हैं, आंकड़े होते नहीं है। अगर सरकार चाहे तो आंकड़े जुटा सकती है, सरकार क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराती है? कास्ट सेंसस कराए, आंकड़े सामने होंगे। हम तो ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसका जितना हक बनता है उसको उतना हक दे देना चाहिए। यही समानता की नीति है, यही संविधान कहता है कि सभी की समान भागीदारी, समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज का मुखौटा ओढ़ करके, ओबीसी के कुछ मुखौटों को आगे करके पूरे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और वोट हत्या करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज में धार्मिक चेहरे बोल करके, धर्म की अफीम चटा करके राजनीतिक सत्ता का सुख भोग रहे हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है ओबीसी के लिए, कोई भी ओबीसी की वेलफेयर नहीं बनाया गया, कोई भी ओबीसी कल्याण बोर्ड नहीं बना, कोई भी ओबीसी के लिए वित्तीय आयोग का गठन नहीं हुआ किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। आज तक मंडल कमीशन की आने रिकमेंडेशन जो बाकी पड़ी उनको लागू नहीं किया गया, मात्र 2% वो भी आंशिक रूप से लागू है। जाति जनगणना आज तक नहीं कराया गया। गंभीर मसले सामने हैं देश में। बिल्कुल, जाति जनगणना की आपने बात की, और तमाम समय से हम देख रहे हैं कि इसको लेकर के आंदोलन और आवाज जो है समय समय पर मुखर होती रहती है, लेकिन सरकार जो है इस मुद्दे से हमेशा बचती नजर आती है। अभी आप ये आंदोलन एक जो है जिस तरीके से हमने बताया शुरुआत में, आत्मसम्मान मंडल यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है और क्या कुछ इसकी रणनीति है? कब से कब तक आप करेंगे? क्या मुद्दे होंगे? उसके बारे में दर्शकों को बताइएगा। सुशील जी, ये पिछड़ों की गुलामी से मुक्ति का आंदोलन है, एक बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन का नाम है आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा, जो यात्रा के रूप में पहले शुरू होगा और बाद में आंदोलन में परिवर्तित होगा। आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा 25 अगस्त से शुरू होगी, जिस दिन मंडल साहब की जयंती है। 25 अगस्त से शुरू होकर के ये 2024 जनवरी फरवरी तक चलेगी। 25 अगस्त 2022 से शुरुआत है, 17-18 महीने का ये कार्यक्रम है। इस यात्रा के दौरान हम 7 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर भारत के 7 प्रदेशों के 200 जिलों में इस यात्रा को लेकर जाएंगे। तकरीबन 4 से 5,000 गांव में हम इस यात्रा को लेकर के जाएंगे। तो लोगों को यात्रा के दौरान जो हमारा उद्देश्य है, पेरियार रामास्वामी नायकर के आत्मसम्मान आंदोलन का प्रचार करना, उसके विषय में समझाना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर काशीराम साहब, जगदीप प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, ललई सिंह यादव, बीपी मंडल और अब्दुल कयूम अंसारी, फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले, सर छोटू राम, विजय सिंह पथिक, महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, तमाम बहुजन महापुरुषों की जो विचार की थी, आइडियोलॉजी थी, जो मिशन था, उसके विषय में लोगों को जागरूक करना। दूसरा, मंडल कमीशन की सिफारिशें क्या और कितनी है, मंडल कमीशन की सिफारिशों का ओबीसी समाज के लिए क्या मायने रखता है, कितनी लागू हुई है, कितनी लागू होना बाकी है, लागू होने से समाज को क्या लाभ है, जाति जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कारण है जो उसको रोका गया, होने नहीं दिया जा रहा है, उससे समाज को या देश को क्या लाभ होने वाला है। इसके साथ में कॉलेजियम, क्रीमी लेयर, निजीकरण जैसे तमाम गंभीर मसले समाज के बीच रखे जाएंगे, उनको समझाया जाएगा और लोगों को जोड़ा जाएगा आंदोलन के साथ। हमारा लक्ष्य हर जिले से तकरीबन 100 ऐसे लोग तैयार करना है जो 50 से 100 लोगों को अपने साथ आंदोलन के समय ला सकें। ये एक बड़ी रणनीति है, बड़ा आंदोलन। आवाज नहीं मिल रही आपकी। सॉरी, वो मैंने म्यूट कर दिया था, सॉरी। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि समाज में एक जो कैडर था, जो जागरूकता का जो मिशन था, जो रुक गया था काफी समय से, हम देख रहे हैं, और शायद इसी की वजह से जो बहुजन राजनीति है वो कहीं ना कहीं खिसकती जा रही है। तो आप जो है एक नया एक कैडर टाइप से आप जो है ये एक आंदोलन खड़ा करने वाले हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं। जी देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम गांव की तरफ चले।
अपने लोगों के बीच बैठे, उन्हें समझाएं। जिस तरीके से किसी समय में मानव साहब काशीराम ने एक कैडर आंदोलन शुरू किया था, कैडर से शुरुआत करके एक आंदोलन की भूमिका तैयार की थी, सामाजिक परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन का, उसी दिशा में आज काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है, इस यात्रा को लेकर के ये बड़ा आंदोलन है। तकरीबन हम लोगों ने एक अनुमान लगाया है कि 40 लाख से अधिक का बजट हमें चाहिए होगा इस आंदोलन को, इस यात्रा को संचालित करने के लिए। उसके लिए हमने तमाम नेताओं को भी पत्र लिखे हुए हैं। तमाम नेता जो बहुजन समाज की पैरवी करते हैं, उन लोगों से क्या आपने बातचीत की है? किस तरह का आश्वासन मिला है या मिलने की संभावना है आपको? क्योंकि बहुजन जो समाज है उससे उसके तमाम नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनका सहयोग, ये काम वैसे तो राजनीतिक दलों का मैं समझता हूं कि होना चाहिए था, समाज को जागरूक करने का, मिशन मूवमेंट को चलाने का, क्योंकि वोट लेकर के विधायक सांसद जो है वो बनते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, मंत्रालय मिलते हैं। तो लेकिन आप जो है, आप जैसे क्रांतिकारी समाज सेवी लोग जो इस पीड़ा को उठा रहे हैं, ऐसे में जो बहुजन समाज के राजनेता हैं उनका आपको कैसा सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है? सुशील जी, हमने 15 पार्टियों और तकरीबन 20 नेताओं को इस आंदोलन में सहयोग के लिए स्पष्ट पत्र लिखा है। क्योंकि 40 लाख से अधिक का बजट है और हमारे जैसे एक आम आदमी के लिए इतना बड़ा बजट की व्यवस्था कर पाना थोड़ा कठिन है अपने निजी तौर पर। और इसमें पत्र की अगर बात की जाए तो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर हमारी मंडल आर्मी मैनपुरी की टीम ने माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में लेटर दिया है, सहयोग की मांग की है। तो उन्होंने कहा है कि हम विचार करेंगे। और दूसरा लेटर दिल्ली में परसों के दिन कैबिनेट मंत्री एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी को हमारी दिल्ली की मंडल आर्मी टीम ने दिया है। उन्होंने भी कहा है कि हम सहयोग करेंगे। तो हमने तमाम नेताओं को पत्र लिखे हैं। नेताओं को सहयोग करना है या नहीं करना है ये तो वही जाने। हालांकि मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। मैंने माननीय बामन मिश्राम जी को भी सहयोग लेकर वामसेब की तरफ से पत्र लिखा है, वामसेब के लिए उम्मीद है हमें थोड़ी वामसेब से, हो सकता है कि वहां से सहयोग मिल सकता है। बाकी नेताओं से बहुत ज्यादा सहयोग मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। पत्र लिखा गया है, उसका कारण भी ये है कि जो भी नेता सत्ता सुख भोग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक सहयोग की वजह से, समाज के सपोर्ट की वजह से और समाज के वोटों की ताकत की वजह से आज राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए हैं, एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम तक पहुंचे हैं। तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो इसको लेकर के पे बैक करें। जो मूवमेंट चल रहा है, मिशन चल रहा है, अगर आप खुद नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम जो बोल रहा है, जो लड़ रहा है कोई व्यक्ति समाज का, उसको बैक सपोर्ट कर दो, संसाधन उपलब्ध करा दो, फंड दे सकते हो, फंड की व्यवस्था कर दो। और ये कोई बहुत बड़ा फंड नहीं, किसी नेता के लिए 40-50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, आप जानते हैं किसी एमपी एमएलए के लिए। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि आप 50 लाख ही दे दो, आप जो कर सकते हो वो करिए। बिल्कुल। तो आप ये बड़ा एक बीड़ा आपने उठाया, बड़ा आंदोलन आप चलाएंगे इससे 17-18 महीने का, तो काफी खर्चा आएगा। तो उसकी क्या रणनीति है आपकी? कैसे आप मतलब ये फाइनेंशियल जो स्थिति है उसको चीजें तैयार करेंगे, संसाधन कैसे जुटाएंगे? देखिए, ये समाज की लड़ाई है और ये पे बैक टू सोसाइटी पर ही संचालित होगा। कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि अगर मैं किसी एक नेता या एक पार्टी से जाकर के 50 लाख 1 करोड़ ले लूं और आपके बीच उतर आऊं, तो ये मान लीजिए कि आप मुझे पहले से ही अपायज बना दिए हैं या मैं बिक चुका हूं। जो आदमी बिक जाता है वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। बड़ी स्पष्ट बात है। पत्र जो हमने लिखे हैं, आपको भेजा भी, हमने पत्र में स्पष्ट ये उल्लेख किया है सभी नेताओं से कि अगर आपको सहयोग देना है तो समाज हित और वर्ग हित को देश में रखते हुए दें, ना कि किसी शर्त पर। हम आपका संगठन, आपका समर्थन और विरोध वैचारिक सैद्धांतिक आधार पर जारी रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आपके सहयोग देने से या न देने से। तो हम समाज से ही अपील करेंगे कि जो साथी हैं, जो तमाम साथी जो सुनने वाले होते हैं, कमेंट करने वाले होते हैं, अगर आप लोग ज्यादा नहीं 100 रुपए का भी पेबैक सोसाइटी के आधार पर पेबैक
सोसाइटी में, पीबीएस फंड में सहयोग करते हैं, तो ये आंदोलन आसानी से खड़ा हो सकता है। 40 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हमारी आबादी करीब 85-90 करोड़ की आबादी है हमारी बहुजन समाज की। अगर 1-1 रुपया दिया तो 90 करोड़ हो जाएगा, है ना। तो हम गरीब नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप खर्च नहीं करते हैं, आप सहयोग नहीं करते हैं। अगर हम आज यहाँ आपसे मांग लें कि मंदिर बनवाना है, 1 करोड़ रुपया लगना है, तो मुझे यकीन है कि शाम तक 20-50 लाख का फंड मेरे पास आ जाएगा। कुछ लोग तो घर पे चल के जो है वो थैला थैली दे जाएंगे, चुपचाप ये रख लीजिए और लगा दीजिए मंदिर में। लेकिन ये लड़ाई आपकी है, आपके हक अधिकारों की लड़ाई है। जो भी साथी हैं उनको सहयोग के लिए आगे आना पड़ेगा। कम से कम अगर 10, 20, 50, 100, 200, 500 जो भी आपसे बनता है, आप गूगल फोन है, गूगल क्या बोलते हैं उसको, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम नंबर है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अकाउंट नंबर है, संगठन के अकाउंट में देना है तो संगठन के अकाउंट नंबर में दे दीजिए, वहां आप दे सकते हैं। जैसे भी आप सहयोग करना चाहते हैं वैसे आप सहयोग कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में भी आप, जब हमारी टीम रहेगी तो वहां पर कार्यक्रम करवाकर आसपास के गांव में लोगों से चर्चा करके, टीम के जो यात्रा की कमेटी की टीम रहेगी उनके रुकने खाने का बंदोबस्त अगर आप कर सकते हैं तो उस तरीके से भी आप सहयोग कर सकते हैं। सहयोग के तमाम माध्यम हैं, तो आप किसी भी बेस पर किसी भी माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे तब तक कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं होने वाला। विदाउट पेबैक टू सोसाइटी के आप अगर ये सोचते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति, मैं या कोई अन्य, अपने घर के खर्च से आंदोलन खड़ा कर लेगा या किसी नेता से फंड लेकर के किसी शर्त के आधार पर आंदोलन करके अधिकार दिला देगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि नेता अपनी शर्त के आधार पर फंड देता है कि हमारा झंडा उठाइए, हमारा प्रचार करते रहिए, हमारा विरोध मत करिए, चाहे सही हो या गलत हो। तो आप लोग अगर ये स्वीकार करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर मैं खुद ही सामाजिक जागृति के कार्यक्रम को रोक देना पसंद करूंगा, लेकिन कितना पसंद। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, आपको जाना भी है मैं, लेकिन एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि कहीं अनिरुद्ध जी की भविष्य की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कोई रणनीति तो नहीं है इस आंदोलन के पीछे। एक ये स्वाभाविक सा प्रश्न जो है तमाम लोगों के मन में आ सकता है, खासतौर से आपके आलोचक जो है इस तरह की बातें कर सकते हैं कि ये आंदोलन के आड़ में आने वाले समय में अपने भविष्य की राजनीति या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल एजेंडा जो है सेट करने के जो है फिराक में हैं अनिरुद्ध जी। तो किस तरीके से आप भरोसा दिलाएंगे? सुशील जी, बहुत अच्छा सवाल है और मैं बड़ा स्पष्ट हमेशा बोलता, लाल लपेट वाली आदत अपनी नहीं है, और मैं इस सवाल का जवाब उतनी स्पष्टता से दूंगा। मैंने कभी भी इसकी संभावनाओं को खारिज नहीं किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि खारिज वो लोग करते हैं जो समाज के पीठ पे खंजर घोंपते हैं। मैं समाज को धोखे में रख करके कोई काम नहीं करता। अगर हमारा समाज, साथी हमारे समर्थक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, संगठन के साथ जुड़े हैं, हमसे व्यक्तिगत रिलेशन में, सोशली रिलेशन में है, उनमें से अगर 70% लोग ये बात जिस दिन कहेंगे कि राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है, क्या आपको राजनीति में आना चाहिए, और एक हमारा संगठन का अपना सर्वे होगा, उसमें जिस 70% बड़े समाज के लोग इसके लिए हाँ कहेंगे, हम उस दिन विचार करेंगे। हम ये कतई नहीं कहते कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। हम क्यों कहें? हम झूठ बोलना नहीं जानते हैं। आपको सहयोग करना है, न करना है, मत करिए, ये आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन हम झूठ बोलकर आपसे 1 पैसे का सहयोग नहीं, ये स्पष्ट है। हमें जिस दिन राजनीति में आना होगा तो हम उसी दिन राजनीति में आएंगे जिस दिन आप लोग चाहेंगे, नहीं तो हम तो अपना काम कर ही रहे। अगर आपको लगता है कि विकल्प नहीं है आपके पास, आप चाहते हैं कि मंडल आदमी कोई आपको विकल्प दे, तो हम उस पर विचार करेंगे, वो भी एक बहुमत के आधार, किसी 1, 2, 10, 20 व्यक्तियों के कहने पर हम इस पर विचार नहीं करेंगे। क्योंकि जो लड़ाई है, जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर महापुरुषों के मिशन की, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है। अगर आप आइडियोलॉजी से कनेक्ट होकर के राजनीति करते हैं, मेरा राजनीति पर बड़ा स्पष्ट मत है कि राजनीति एक सरोवर के उस सुंदर और स्वच्छ जल की तरह है, जिससे आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं, अपने समाज की प्यास बुझा सकते हैं, और बंजर भूमि की सिंचाई करके उसको उपजाऊ बनाकर हरी भरी फसल उगा सकते हैं। तो आपका देखने का नजरिया तय करता है कि राजनीति को आप कैसे देखते हैं। बिल्कुल, और मुझे बाबा साहब को कोट भी याद आ रहा है जिसमें बाबा साहब ने कहा है कि आपके राजनीति में हिस्सा न लेने का जो गलत परिणाम होता है वो ये होता है कि गलत लोग आप पर राज करते हैं,
तो अच्छे लोगों को और जो समाज में सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को राजनीति में अगर वो लोग आते हैं तो शायद जो एसी में बैठकर राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे उनसे बेहतर तरीके से समाज के दुख दर्द समस्याओं को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके मुद्दों को उठा सकते हैं बेबाकी से। बहरहाल आपने पूरे अपने आंदोलन के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी डिटेल है हम वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दर्शकों से भी मेरी अपील है कि अनिरुद्ध जी एक बहुत बड़ा मिशन और एक कैडर समाज को जागरूक करने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और इनको जो है जो भी जिस भी तरह से जो है वो सपोर्ट किया जाना चाहिए, किसी भी तरह से जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। राजनीतिक लोगों से बहुत ज्यादा अनिरुद्ध जी को उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति लोगों से एक बार में उनका अगर सपोर्ट ले लिया जाएगा तो फिर उनकी आलोचना नहीं कर पाएंगे। अगर वो कल को गलत फैसले भी लेंगे तो उनके साथ में कंप्रोमाइजेशन करना पड़ेगा। इसलिए जनता से, आवाम से ये अपील है कि आवाम सपोर्ट करे, आवाम साथ दे। पेरियार मंडल कमीशन और तमाम तरह के जो जातिवाद जनगणना के मुद्दे हैं, एक बड़ी आबादी ओबीसी का होने के बावजूद भी देश के उच्च संस्थानों में उच्च जो पद हैं उन पर जो है नदारत है। तो ऐसा क्यों है, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। और इस पूरी मंडल कमंडल की जो पॉलिटिक्स जो की जाती है उसको भी समाज को समझना चाहिए कि किस तरह से जो है। अनिल जी एक आखिरी सवाल बस थोड़े से समय में, क्योंकि मेरे जहन में ये बात आती है कि अभी आप देख रहे हैं कि एक तरफ कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया जाता है, मांग की जाती है, ओबीसी अपने मुद्दों को लेकर के मुखर होता है, वहीं देखते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल जो है वो एक बार फिर से बहुत भयंकर तरीके से जो है उसको बना दिया जाता है माहौल को। तो मुझे याद आता है कि जब मंडल कमीशन के लिए आंदोलन चल रहा था, जिस तरह से मैंने पढ़ा था, उस वक्त जो है रथ यात्राएं निकाली गई थी, कमंडल यात्राएं निकाली गई थी। तो क्या वही चीजें ये दोहराई जा रही है कि ओबीसी समाज अगर जागरूक हो गया, वो अपने हक अधिकारों के लिए मांगने के लिए सड़कों पर आ जाएगा और एक जो है बगावत छिड़ जाएगी, इसलिए जो है हिंदू मुस्लिम के एजेंडों में उलझा कर रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, ये स्पष्ट है, क्योंकि जहां तक हमने आकलन किया है और आपने भी इस चीज को आंका होगा कि पिछले 5-10 सालों में पहले के मुकाबले ओबीसी समाज में जागरूकता का स्तर काफी तेजी से बढ़ा है। बढ़ा नहीं बल्कि काफी तेजी से बढ़ा है और बढ़ रहा है। इन सब चीजों को देख करके कहीं ना कहीं संघ, भाजपा को, कांग्रेस को एक बेचैनी हो रही है कि अगर ओबीसी जाग जाएगा तो सड़कों पर आ जाएगा अपने अधिकारों को लेने के लिए। इसके लिए एक ही इलाज है कि हिंदू मुस्लिम करवाया जाए, दंगे करवाए जाए, नौकरियों को खत्म कर दिया जाए, लोगों को बेबस लाचार बना दिया जाए। क्योंकि जब बेबस और लाचार होता है तो उसका भरोसा सिर्फ दो चीजों पर होता है। एक, किसी भी तरीके से जानवर के जैसा पेट भरने पर कि कहीं से भी मिल जाए बस पेट भर लो, जिन्हें वही जीवन समझता है। दूसरा, उसका भरोसा होता है ईश्वर, अल्लाह, खुदा, बुद्ध, भगवान, जीसस, जो भी होता है देवी देवताओं पर हो जाता है। वो जब कुछ नहीं कर पाता है, जब उसको कहीं से कोई सहारा नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है, तो वो इस पाखंड की तरफ भागता है। तो वो ये जो लोग हैं ये हमारे लोगों को बेबस लाचार बना रहे हैं, मानसिक गुलाम बना रहे हैं, शारीरिक गुलाम बना रहे हैं। इनका एजेंडा ये है कि जब तक आपके लोग मानसिक गुलाम रहेंगे, बेबस और लाचार रहेंगे, तब तक अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे। क्योंकि वो एक कहावत, वो क्या नाम है, कोई चौपाई है, कबीरदास की है, पता नहीं किनकी है, मुझे नहीं पता है, कि भूखे भजन ना होए गोपाला और जाले अपनी कंठी माला, है ना। तो मतलब ये है कि अगर ओबीसी समाज का जो समाज है, जो शोषित वंचित समाज है, जब जिसके पेट में दाना ही नहीं होगा, जिसको रोटी का इंतजाम नहीं होगा, बेबस लाचार होगा, तो पेट भरने के लिए कहीं का जुगाड़ करेगा या सड़कों पर आके आंदोलन करेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, और ऐसे माहौल में आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है, मुझे लगता है, जब पूरे देश में इस तरह का माहौल बना करके मुद्दों से गुमराह करने का काम किया जाता है। बहुजन महापुरुषों का नाम लेती हैं पार्टियां, लेकिन उनकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करती। तो वो जो आप काम कर रहे हैं वो वाकई बेहद सराहनीय है।
बहुत ही ज्यादा वो काबिले तारीफ है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जानकारी, आपको एक प्रोग्राम में भी जाना है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। शुक्रिया सुशील जी, जय भीम, जय मंडल। थैंक यू।